और आज का जो सेशन होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा रोचक सेशन होगा। और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का जो स्टैटिक्स जीके है उसके पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल भी मिल गया होगा, पता भी लग गया होगा, नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान में मरुस्थलीकरण और अकाल। हाँ जी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये जो अपन इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, अपन बात करें आज से, तो आज से हम बात करेंगे राजस्थान में स्टैटिक्स जीके का। और ये जो स्टैटिक्स जीके है किसी भी एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी के पार्ट को तो पढ़ लेते हैं, विभिन्न कोचिंग की बात करें वहां भी राजस्थान की ज्योग्राफी के पार्ट को तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जैसे स्टैटिक्स ज्योग्राफी की बात आती है, स्टैटिक्स जीके की बात आती है, इस पॉइंट से वहां पर कट जाता है। जैसे राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो गया, अकाल हो गया, राजस्थान के अंदर सहकारिता हो गया, राजस्थान में डेयरी उद्योग हो गया। हाँ शंकर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, न्यूज़ टेन शो आपको वेलकम है। हाँ जी, पटवारी में है क्या? ये पटवारी में हिम्मत कुमार जी प्रजापति पटवारी के अंदर है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, वर्ष 2002 और 3 में आए हुए अकाल को किस नाम से जानते हैं? तो पटवारी के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए, रीट सेकंड लेवल के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, एसआईआर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स जो ज्योग्राफी है, स्टैटिक्स जीके जो है, ये हर एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सिलेबस का पार्ट ना होते हुए भी कहीं पर भी लिखा नहीं होता सिलेबस में, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो आया हुआ 56 अकाल कब गिरा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ, रीट में आया हुआ कि मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ कि 2002-3 में आए हुए अकाल को। राजेश कुमार गरवा जी, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, वेरी गुड वेलकम आपका। तो यहाँ से आया हुआ कि 2002 और 3 में। हाँ सुरेश जी, हर एग्जाम में आता है। जो स्टैटिक्स जीके की बात करें, ये हर एग्जाम में आएगा। हाँ जी, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा, अब जो मॉर्निंग वाला सेशन है, विक्रम सिंह जी, हर एग्जाम में है, चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आरएस भर्ती परीक्षा तक, ये हर एग्जाम में है। ऐसी एक भी एग्जाम नहीं है, रीट लेवल सेकंड के अंदर भी है, पटवार के अंदर भी है, पुलिस कांस्टेबल में भी है, ग्राम सेवक में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, आरएस में भी है, एसआई में, सभी जूनियर अकाउंटेंट सभी एग्जाम के अंदर है। यहाँ से आए हुए हैं। 56 अकाल के बारे में पूछा हुआ है, अकाल के प्रकार पूछा हुआ है, या फिर सहसा बदूसा अकाल कौन सा है, मैक्रो डाउट अकाल कौन सा है, ये पूछा हुआ है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार कितने जिलों में है, या मरुस्थलीकरण से संबंधित योजनाएं हैं, उनका हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अपने आज दो सेशन है। पहले सेशन में तो हम लोग बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण की, एक तो हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण और दूसरा हम बात करेंगे राजस्थान में अकाल से संबंधित। अब एक को कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ से ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ज्यादा समझने वाली आवश्यकता नहीं है, बस जो फैक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ से रटने वाली चीजें कम है, समझने वाली चीजें ज्यादा है। तो जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है बस उनको याद रख लोगे तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग वहां से क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात करें। यदि हम बात करें, सबसे पहले बात करें राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात करें, तो सर ये मरुस्थलीकरण क्या होता है? इससे पहले तो हमें ये बताओ कि मरुस्थल क्या होता है, फिर बताओ मरुस्थलीकरण क्या होता है, और फिर बताना है कि सर राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रभाव क्या है। तो यहां से अपन को देखना क्या है, एक तो हम बात करेंगे सबसे पहले मरुस्थल के बारे में, एक तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल क्या होता है। हाँ जी, नमस्ते ललित सिंह जी। उसके बाद हम बात करेंगे मरुस्थलीकरण के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मरुस्थलीकरण के बारे में कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण की, राजस्थान में मरुस्थलीकरण, इसको तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थलीकरण क्या है, और राजस्थान में मरुस्थलीकरण। हाँ, रीट लेवल सेकंड, जो रीट सेकंड लेवल में अंदर है ये एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ जी, प्राची जी, आरएस प्री के सिलेबस में है ये पार्ट। उसके बाद में ये जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण है, इसको भी हम अलग अलग पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे एक तो पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान में मरुस्थल कितना है, एक तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में मरुस्थल कितना है, इसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ से राजस्थान में मरुस्थलीकरण या राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को भी पढ़ेंगे। मरुस्थल का जो प्रसार है, हम इस मरुस्थल के प्रसार का भी अध्ययन करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से मरुस्थलीकरण के कारण, एक हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण के जो कारण है इनके ऊपर चर्चा करेंगे, और एक हम चर्चा करेंगे मरुस्थलीकरण के कारण व मरुस्थलीकरण के प्रभाव। तो जो मरुस्थलीकरण का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ये तीन टॉपिक हमारे पास होंगे और इन तीन टॉपिकों को हमें पढ़ना है यहाँ से। एक तो हम बात करेंगे मरुस्थल की कि सर मरुस्थल क्या होता है, एक तो चर्चा इस पे करेंगे। उसके बाद में दूसरी चर्चा हम लोग करेंगे मरुस्थलीकरण की कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, और तीसरी चर्चा करेंगे राजस्थान में मरुस्थल। और राजस्थान में जो मरुस्थल है इसको भी तीन भागों में कि वर्तमान समय में राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार कितना है, दूसरा राजस्थान में इस मरुस्थल का प्रसार है ये हो रहा है तो कहां पर हो रहा है, कितना हो रहा है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक मरुस्थलीकरण जो हो रहा है राजस्थान के अंदर, इसका कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और वह एक हम पढ़ेंगे इसको रोकने के उपाय, एक हम बात करेंगे रोकने के उपाय। तो इनको लेकर के हमें अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो सभी लोग शायद तैयार हो गए। बहुत ही सर ये टॉपिक पश्चिमी मरुस्थल में कवर होता है क्या? हाँ प्राची जी, ये उसी का पार्ट है पश्चिमी मरुस्थल का, लेकिन वहां पर वो जो टॉपिक है वो भौतिक स्वरूप का है, और भौतिक स्वरूप में इसको शामिल नहीं करते बल्कि उसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर एग्जाम में आता है। एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है जहां पर यदि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पार्ट है तो वहां पर ये पार्ट आएगा। ये पश्चिमी मरुस्थलीकरण का ही पार्ट है, लेकिन अलग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पर और यहां पर मरुस्थलीकरण को पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। अब देखो, तो एक बिंदु की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थल की, सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थल की कि सर ये मरुस्थल क्या होता है। तो इस मरुस्थल की अलग अलग लोगों के द्वारा, या ये कहें कि मरुस्थल की जो है कई विशेषताएं, हाँ पटवार के अंदर है, स्मिता स्वामी जी पटवार के अंदर है, भाई मैं बार-बार कह रहा हूं हर एग्जाम के अंदर है, तो पटवार भी हर में आती है, कोई अलग होती है, हर एग्जाम के अंदर है ये। अब सबसे पहले हम बात करें मरुस्थल की कि सर ये मरुस्थल क्या होता है। तो इस मरुस्थल के बारे में दो राय आती है, इस मरुस्थल के बारे में दो राय आती है। पहली राय ये आती है, एक तो सामान्य से हम ये कह सकते हैं कि भाई पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से मरुस्थल वे क्षेत्र है, मरुस्थल वे क्षेत्र है जहां की पारिस्थितिकी दृष्टि से मरुस्थल वे क्षेत्र है जहां भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का, जहां भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का इतना प्रतिकूल होता है, का योग इतना प्रतिकूल होता है, का योग इतना प्रतिकूल होता है कि ये क्षेत्र वनस्पति विहीन एवं जनसंख्या विरल होते हैं। एक तो हम इसको सीधे सीधे भाषाओं में ये कह सकते हैं। अब दोबारा सुनो, ये क्या कहा गया है कि मरुस्थल है क्या? पारिस्थितिकी दृष्टि से, पारिस्थितिकी का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, उस वातावरण को कहा जाता है पारिस्थितिकी, उनका जो आपस में संबंध है। हमारे चारों तरफ जो है जो वातावरण होता है, विनोद कुमार वगासी, एक बार सुनना चालू करोगे, बस पहले स्टार्ट हो जाओगे, पहले सुन लो, नहीं समझ में आया तो रहने दो भाई।
यहां से ऐसा नहीं कि पहले से कुछ लिखा है उससे पहले हाँ सब परिभाषा एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। हाँ कोई बात नहीं, आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखो पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिकी का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, हमारे वातावरण है, उस वातावरण में आपस में संबंध है। हमारे चारों तरफ जल है, वायु है, हमारे चारों तरफ जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, सब कुछ वातावरण है, तो इन सबका आपस में जो संबंध होता है इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्योंकि ये साइंस का बिंदु है और आपके जितने भी एग्जाम आप लोग पढ़ रहे हो वहां पर साइंस का पार्ट आता है। इसका मतलब आपको ये समझ में नहीं आता तो साइंस भी पढ़ने रहने देना, वो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से हमारे उसकी दृष्टि से देखें तो मरुस्थल वे क्षेत्र होते हैं कि हमारे चारों तरफ के वातावरण की बात करें तो चारों तरफ के वातावरण में मरुस्थल वे क्षेत्र हैं जहां भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का, भौतिक का मतलब होता है धरातल से, भौतिक का संबंध होता है धरातल से, भौतिक का संबंध होता है धरातल से कि धरातल कहें, और प्राकृतिक का मतलब होता है जलवायु की, जलवायु की दृष्टि से कि भाई धरातल के ऊपर और जलवायु की, धरातल भी वहां पर ऊपर खाबड़ हो, वहां पर रेत ही रेत हो या वहां पर बर्फ ही बर्फ हो, कुछ भी पार्ट आ सकता है। धरातल और जलवायु की दर का योग कि धरातल और जलवायु का योग इतना प्रतिकूल होता है कि ये क्षेत्र वनस्पति विहीन एवं जनसंख्या विरल होते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये इसकी सिंपल सी बात करें हम लोग, सिंपल सी बात का मतलब है कि हमारे चारों तरफ का जो धरातल की बनावट है वो और जो जलवायु होती है वो इतनी प्रतिकूल होती है, हमारे अनुकूल नहीं, हमारे से प्रतिकूल होती है कि क्षेत्र जो है वहां पर ना तो वनस्पति पाई जाती और ना ही जनसंख्या पाई जाती। अब इसको हम समझे कि सर भौतिक कारकों की बात करें तो भौतिक में क्या आ जाएगा, तो भौतिक में आ जाएगा कि भाई वहां की जो भौतिक में बात करें तो भौतिक में आ जाएगा कि सर हो सकता है वहां पर सतही जल का अभाव हो, सतही जल का अभाव हो सकता है, वहां पर उपजाऊपन कम हो सकता है, कम होना, या वहां पर बर्फ हो सकती है, बर्फ का जमाव, ये सब के सब भौतिक कारक हैं। और जलवायु की बात करें तो जलवायु का मतलब हो जाता है कि या तो वर्षा कम होना या तो वर्षा कम होना, ये तो एक हो जाएगा वर्षा कम होना, वर्षा कम होना, ये यहां तक आता है। अब इसको दोबारा समझना, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब देखो जो साइंटिफिक परिभाषा है उसकी बात करें, इसको हम आसान भी बनाएंगे लेकिन हमें समझना पड़ेगा यहां से कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से मरुस्थल वो क्षेत्र है जहां भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का योग इतना प्रतिकूल होता है कि वे क्षेत्र वहां पर ना तो वनस्पति पाई जाती और जनसंख्या भी विरल होती है। भौतिक में वहां की धरातल की बनावट और प्राकृतिक में वहां की जलवायु, कि किसी क्षेत्र की भौतिक बनावट इतना बेकार हो और वहां की जलवायु बेकार हो कि वहां पर वनस्पति विहीन हो और जनसंख्या विरल हो, उसे कहा जाता है मरुस्थल। राकेश जी इतना ही पढ़ा है बस। अब थोड़ा सा इसको और सिंपल डेफिनेशन की बात करें और हम बात करें इसको आसान बनाने की कोशिश करें, इसका मतलब हो जाएगा कि मरुस्थल वह जगह है, अब समझ रहे हैं यहां से, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, ये इसलिए हार्ड लग रहा है, इसलिए हार्ड लग रहा है विनोद कुमार, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, मरुस्थल का मतलब हम लोग रेत से समझते हैं। जब भी नाम आता है मरुस्थल का तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठी हुई है कि सर रेत रेत रेत, भाई मरुस्थल का मतलब रेत नहीं होता है। यदि मरुस्थल का मतलब रेत होता तो शायद आप लोगों का सबका पढ़ा हुआ है कि विश्व का सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है, भारत में सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है। इसके जवाब देना फटाफट से कमेंट्स करो कि भारत में सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है। यदि इसका जवाब आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी जो भ्रांतियां वो दूर हो जाएंगी और समझना आसान हो जाएगा। भारत में सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है, और शायद कल्पना शर्मा जी राजस्थान पुलिस में भी है ये पार्ट, मरुस्थलीकरण का पार्ट आया हुआ है, मरुस्थलों के पार्ट आए, मरुस्थल के कारण आए हुए पुलिस के पेपर देखो यहां से, मैं कह रहा हूं हर एक एग्जाम में जहां पर पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट है वहां पर है। अब देखो यहां पर आया सर लद्दाख को कहा जाता है, वेरी गुड, किसको कहा जाता है, लद्दाख को। तो इस लद्दाख में रेत है या बर्फ है, इस लद्दाख में रेत है या बर्फ है, अब ये डिसाइड करो आप लोग। लद्दाख के अंदर सियाचिन के अंदर रेत है या बर्फ है, वहां तो बर्फ है, इसका मतलब कि जहां बर्फ है उसको भी तो हम क्या बोल रहे हैं, मरुस्थल बोल रहे हैं। तो पहले तो दिमाग में ये निकालो कि मरुस्थल का मतलब रेत होती है ना, यदि ऐसा पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो। मरुस्थल का मतलब है कि ऐसा स्थान जो हमारे लिए रहने के अनुकूल नहीं है, चाहे वहां पर तापमान ज्यादा हो, रेत ही रेत हो, तापमान ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, जलवायु। अब इस डेफिनेशन में तापमान ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पर क्या है, जलवायु। तापमान चाहे कम हो, बर्फबारी, उसका मतलब क्या है, जलवायु। चाहे वहां पर बर्फ का जमाव हो तो धरातल के ऊपर बर्फ होगा, और चाहे वहां पर रेत के जमाव हो तो भी धरातल के ऊपर रेत का जमाव होगा। इसलिए दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज को अलग से सर एग्जाम में आया था। हाँ तभी तो कह रहे हैं एग्जाम में आता है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जाम निकल चुकी होगी। यदि दिमाग में बैठा रखा कि सर मरुस्थल का मतलब रेत होता है तो पहले तो उसको साफ करो, मरुस्थल का मतलब रेत नहीं होता है। लेकिन सर कच्छ कारण भी आता है, कच्छ कारण भी है, लेकिन सफेद मरुस्थल किसी कहते हैं, लद्दाख को। तो यहां से अब इसका मतलब है कि मरुस्थल को हम लोग जो बार-बार लेके बैठते हैं रेत रेत रेत, वो नहीं होता है, इसीलिए डेफिनेशन समझना आसान है। क्योंकि वो जमाने गए जब सीधा पूछा था कि सर मरुस्थल का मतलब क्या होता है, कि सर मरुस्थल का मतलब तापमान हो, रेत रेत होगी ना भाई, जहां बर्फ होगी। अब वो भी मरुस्थल है, और एक और बता दूं यहां से, पूरे विश्व के अंदर जितना भी मरुस्थल है वो अपने आप में 100% है, उसका सिर्फ लगभग 30% भाग ही रेतीला है, बाकी पूरा का 70% जो मरुस्थल है वो बर्फीला मरुस्थल है। 70% जो बर्फ है मरुस्थल है, बर्फीला है। चाइना के मरुस्थल की बात करें तो चाइना का मरुस्थल रेतीला है, बर्फीला है। साइबेरिया रूस के मरुस्थल की बात करें तो कैसा है, बर्फीला है। दक्षिणी ध्रुव की बात करें मरुस्थलीय पार्ट है, पीला है। ठीक है, यहां से इसका मतलब हमें यह याद रखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियां जो हमारे प्रतिकूल होती हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर परिस्थितियां किसकी, जलवायु की और धरातल की, यदि हमारे प्रतिकूल हैं तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। और वही इसी लाइन में लिखा है। क्या कहा मैंने कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से हमारे आसपास के एरिया में वे क्षेत्र जहां भौतिक एवं प्राकृतिक, या वहां की धरातल की बनावट, या तो वहां पर बर्फ होगी, वहां रेत के टीले होंगे, और प्राकृतिक कारण या वहां पर टेंपरेचर 50 से ज्यादा होगा या 50 से कम होगा या 0 से कम होगा, वो क्षेत्र जिनका योग प्रतिकूल है, हमारे रहने योग्य नहीं है, ये क्षेत्र वनस्पति विहीन, वहां वनस्पति तो नहीं होगी और जनसंख्या भी कम पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मरुस्थल। वास्तविक डेफिनेशन यही है, आप लोगों के दिमाग में बैठा होगा सर ये कहते हो रेत ही रेत है, वो मरुस्थल है। ठीक है, यहां से इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मरुस्थल का मतलब दिमाग में तो ये निकाल दो कि सर रेत ही रेत मरुस्थल है, नहीं भाई रेत ही रेत मरुस्थल नहीं है, इसलिए डेफिनेशन यहां लिखवाई है आपको, ताकि दिमाग में कुछ भ्रांतियां निकलती जाएं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, अब आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मरुस्थल वह क्षेत्र है, मरुस्थल है जहां वर्षा कम होती है,
जहां वर्षा कम होती है। मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। इसका मतलब है यदि वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो यहां पर क्या होगा, रेत के भंडार होंगे, रेत के भंडार होंगे, तो वर्षा कम है। और यदि यहां पर बारिश ही नहीं होगी, क्या होगी, बर्फबारी, तो बर्फबारी होगी तो भाई वर्षा कम है ज्यादा है, वर्षा तो है ही नहीं। तभी तो लेह लद्दाख में कहा जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, लेह लद्दाख, क्योंकि वहां बारिश नहीं होती, वहां पर बर्फबारी होती है। तो वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है तो रेत के भंडार है, और यदि बर्फबारी है तो वहां पर बर्फ का जमाव है। तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में क्या है, मरुस्थल है। ऐसी दोनों परिस्थिति में क्या है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है, एक तो ये लाइन समझना है। उसके बाद आगे और बढ़े इसी में, इसके बाद आगे बढ़े, एक डेफिनेशन हम और कह सकते हैं, मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक। मरुस्थल वो भी है जहां वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक। जैसे वर्षा कम होगी कि सर वर्षा तो होती है 25 सेंटीमीटर से कम, और सर वाष्पीकरण हो जाता है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर वर्षा का, 180 सेंटीमीटर। तो यदि वाष्पीकरण तो 180 सेंटीमीटर और वर्षा 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या पाया जाएगा, रेत के जमाव ही जमाव पाए जाएंगे। और यहां पर वर्षा कम है तो यहां हो सकता है क्या हो, बर्फबारी हो। तो जहां बर्फबारी होगी वो भी मरुस्थल है, और जहां पर वर्षा कम और वाष्पीकरण होगा वो भी मरुस्थल है। इन दोनों को समझना पड़ेगा। तो पहला तो शायद मुझे उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा कि सर मरुस्थल का मतलब ये तो नहीं होता कि जहां रेत ही रेत है। मरुस्थल का मतलब ये होता है वह क्षेत्र जहां पर वहां की भौतिक और जलवायु, भौतिक और प्राकृतिक कारक हमारे प्रतिकूल है, या वहां पर रेत भी हो सकती है और वहां पर बर्फबारी भी या रेत का बर्फ का जमाव भी हो सकता है। ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है मरुस्थल। क्लियर हो गया, पहले तो दिमाग से निकालना बड़ा जरूरी था। हाँ जी, ये हो गया। तो उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं साहब, ये तो हो गया मरुस्थल की बात। हाँ जी, अब हम बात करें मरुस्थल के प्रकार की बात करते हैं। मरुस्थल के प्रकार कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। और इस डेफिनेशन से एक चीज तो निकल के आ गई कि मरुस्थल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल का मतलब है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। गर्म मरुस्थल का मतलब है कि जहां पर वर्षा तो होती है कम, वर्षा कम एवं वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा कम वाष्पीकरण अधिक होता है, ऐसे मरुस्थल को कहा जाता है गर्म मरुस्थल। सर ये ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सर कि वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक? तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो समझना, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी को भाप में ज्यादा बदला जाएगा, पानी जो है वो भाप में ज्यादा बदलेगा। जैसे राजस्थान की बात करें, हम लोग अपने पास एक पानी का गिलास है, उसको हम बाहर डाल देंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी क्या होगा, वाष्प में बदलकर उड़ जाएगा। इसका मतलब अपने यहाँ पर वर्षा तो होती है थोड़ी सी और वाष्पीकरण क्या ज्यादा, तो धीरे धीरे भूमि की नमी सूखती जा रही है, धीरे धीरे सूखती जा रही है, और भूमि क्या होती जा रही है, मरुस्थलों में बढ़ती जा रही है। तो एक तो हो गया शुष्क मरुस्थल या गर्म मरुस्थल की बात करें। गर्म मरुस्थल का मतलब है जहां वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा भाई, टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होता है। दूसरा होता है, दूसरे मरुस्थल की बात करें, और दूसरा होता है ठंडा मरुस्थल। दूसरा होता है ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल का मतलब है जहां पर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे हो, तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी होगी, और बर्फबारी होने पर वहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब सर इनके एग्जांपल बताओ। इनके एग्जांपल की बात करें तो गर्म मरुस्थल का एग्जांपल आ जाएगा, जैसे अपना थार का मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल का एग्जांपल आता है, क्योंकि यहां पर वर्षा कम है और तापमान ज्यादा है, इसलिए अपने यहां पर मरुस्थल का प्रसार है। यदि यहां पर वर्षा खूब होती तो क्या यहां मरुस्थल होता, नहीं होता। और यदि ठंडे मरुस्थल की बात करें तो जैसे इसमें आ जाएगा साइबेरिया मरुस्थल, जैसे आ जाएगा साइबेरिया का मरुस्थल आ जाएगा, या हम कहें एक नाम और कह सकते हैं इसमें अपने लद्दाख का मरुस्थल आ जाएगा। भारत के अंदर तो लद्दाख का मरुस्थल है, लेह लद्दाख का मरुस्थल है, वो भी इसी श्रेणी में आ जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है और यहाँ पर सिर्फ बर्फबारी होती रहती है, और उसकी वजह से यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, हाँ जैसलमेर गर्म मरुस्थल है भाई, जैसलमेर जो है ये गर्म मरुस्थल है। सर जी मृदा का अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तन होने का भी एग्जांपल। हाँ जी, मृदा का अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तन होने का भी एग्जांपल बाना जी बताऊंगा पूरा का पूरा, है ना। तो ये पार्ट यहाँ तक हो गया, ये हो गया मरुस्थल के प्रकार। तो एक तो हमने क्लियर किया मरुस्थल क्या होता है, और एक हमने चर्चा की मरुस्थल के प्रकार के ऊपर, मरुस्थल का प्रकार क्या होता है। अब एक बात होगी, उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट बिंदु आता है अपना मरुस्थलीकरण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट हम बात करें मरुस्थलीकरण। याद रखना, मरुस्थलीकरण की सिंपल सी डेफिनेशन है कि मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का विस्तार होना, ये जो है यही कहलाता है मरुस्थलीकरण। मरुस्थल का यदि विस्तार होता है ये कहलाता है मरुस्थलीकरण। जैसे हमारे पास ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर इतना जो पार्ट है, इस क्षेत्र का इतना जो पार्ट है यहाँ पर मरुस्थलीय पार्ट है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूर्व की ओर बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते और इसका विस्तार अब यहाँ तक हो गया। इसका मतलब ये जो मरुस्थल पहले यहाँ तक था अब यहाँ तक बढ़ गया। तो इस मरुस्थल का ये जो बढ़ने का स्वरूप है, इस बढ़ने के स्वरूप को कहा जाता है सर बंजर भूमि को भी मरुस्थल कह सकते हैं। हाँ कल्पना शर्मा जी, बंजर भूमि मरुस्थल का पार्ट है, अनुपजाऊ भूमि मरुस्थल का पार्ट है, क्षारीयता अम्लीय भूमि जो है वो भी मरुस्थल का पार्ट है। तो मरुस्थल का जो विस्तार होता है, मरुस्थल का जो प्रसार होता है, उसे कहा जाता है मरुस्थलीकरण। ये जो मरुस्थलीकरण शब्द है, ये मरुस्थलीकरण जो शब्द है, ये सबसे पहले की बात करें, मरुस्थलीकरण सबसे पहले आया था 1992 के अंदर, और 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, और ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो के अंदर, या कहें रियो डी जेनेरिया में। रियो डी जेनेरिया, और रियो डी जेनेरिया की बात करें तो ये ब्राजील के अंदर है। तो रियो डी जेनेरिया जो ब्राजील में है, यहाँ पर 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इस पृथ्वी सम्मेलन के अंदर पहली बार विश्व के सभी देशों ने चिंता व्यक्त की थी मरुस्थलीकरण के ऊपर, कि ये कहा कि भाई धीरे धीरे जो मरुस्थल है इसका विस्तार होता जा रहा है, इसका विस्तार होता जा रहा है। कैसे? तो जो शुष्क जो ठंडे प्रदेश थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बर्फ का विस्तार होता जा रहा है, और जो गर्म लोग थे, जो गर्म क्षेत्र था, उस गर्म क्षेत्र की बात करें, उस गर्म क्षेत्र वाले कहा कि हमारे यहाँ पर रेत के टीलों का विस्तार होता जा रहा है, बारिश की मात्रा कम होती जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा लिविंग मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। विश्व के मरुस्थल नहीं पड़े, चाहे श्रीमाली जी, है ना,
सब हाँ, बंजर भूमि को मरुस्थल कहते हैं। तो यहां से पहली बार चर्चा आई थी 1992 के अंदर कि भाई मरुस्थलीकरण होता है, और इसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि जो मरुस्थल का प्रसार होता है, इस मरुस्थल के प्रसार को ही कहा जाता है मरुस्थलीकरण, इसी को कहा जाता है मरुस्थलीकरण। तो यहां तक हो गया पार्ट। अब इसको बाद में उतारेंगे, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। या इसको नोट यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार यहां तक नोट डाउन कर लो, हेडिंग लगाओगे मरुस्थल और इसको नोट डाउन कर लो। एक तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद आगे हाँ रेगिस्तान का मार्ग पढ़ेंगे, बाना जी राजस्थान के साथ पढ़ेंगे ना, राजस्थान के साथ पढ़ेंगे, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हमारा चैप्टर जो है वो राजस्थान का मरुस्थलीकरण है और अकाल है, तो हम उसको यहां से पढ़ेंगे। हाँ जी हो गया। प्राची जी राजस्थान के लिए, राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ जोड़ के बताऊंगा मैं, भारत की ज्योग्राफी के साथ जोड़ के नहीं बताऊंगा इसको, ना विश्व की ज्योग्राफी के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। हम लोग कनेक्ट करेंगे से राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ, कि हमारा सब्जेक्ट ही राजस्थान की ज्योग्राफी है। हाँ जी उसके बाद आगे बढ़े, ये भी उतार लो यहां से, सिंपल सी डेफिनेशन आती है दो भी। मरुस्थल को, मरुस्थल का मतलब है पहला जी ऐसा क्षेत्र जहां पर ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति, हाँ मरुस्थलीकरण से संबंध है भाई, 33 सागर का मरुस्थलीकरण से संबंध है क्या? 33 सागर का मरुस्थलीकरण से संबंध है। ऐसा क्षेत्र, सुनो पहला जी, ऐसा क्षेत्र जहां वनस्पति का अभाव पाया जाता हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। अर्थात ऐसा क्षेत्र जो हमारे प्रतिकूल है और वहां पर वनस्पति का अभाव है उसे मरुस्थल कहा जाएगा। वनस्पति का अभाव जो है ये बर्फीले क्षेत्र में भी होता है और कोप सम्मेलन में भी राष्ट्र चर्चा होती है। हाँ कमलेश कुमार जी राइट। और शुष्क क्षेत्रों में भी वनस्पति का अभाव होता है। आगे बढ़े, उसके बाद देखो आगे एक उतारो ये मरुस्थल के प्रकार और मरुस्थलीकरण। पर्यावरण परिस्थिति नहीं, पर्यावरण पारिस्थितिकी में नहीं पढ़ाऊंगा प्राची जी, ये पश्चिमी मरुस्थल के साथ जोड़ करके है। पश्चिमी मरुस्थल के साथ आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा? 33 सागर मरुस्थलीकरण का प्रभाव है प्राची जी, इसको आप पश्चिमी मरुस्थल के साथ जोड़कर पढ़ोगे, अलग से टॉपिक नहीं है, पश्चिमी मरुस्थल के साथ जोड़ के है। हाँ जी अब देखो यहां से, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, एक बार मेरे साथ नोट्स बनाते चला। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे राजस्थान में, अब हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण, इन दोनों को समझेंगे एक साथ ही, फिर इसके रीजन समझेंगे क्या कारण था। राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का, राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण दोनों को एक साथ देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थल और राजस्थान में मरुस्थलीकरण। अब यदि हम बात करें इस राजस्थान की, एक छोटा सा मैप बनाएं समझने के लिए, उसके बाद मैं आपको मैप के साथ भी दर्शा दूंगा, राजस्थान के मैप के साथ इसको दर्शा देंगे, एक बार समझना है। ये इस राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के एक पर्वतमाला गुजरती है। इस पर्वतमाला की बात करें तो इसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला, इसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी जो भाग है इसको कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल, इस पार्ट को कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, ये मरुस्थल है और अपन ये मान के चले कि यहां पर मरुस्थल है। अब इसको दोनों को पार्ट को समझें। सबसे पहले मरुस्थल की बात करते हैं। अब देखो यहां से कि भाई राजस्थान में ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल की बात करें, जो मैं लाइनें समझा रहा हूं उस लाइनों को समझना, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। इसका क्षेत्र है 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्र कितना है? 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है इस पश्चिमी भाग का। और ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी भाग है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग है। ये मरुस्थल नहीं है, पूरे पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है। ठीक है, हाँ जी, ये जो पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश है, ये जो पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थल के भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करें, यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर मरुस्थल नहीं है। यहां पर इस क्षेत्र में कहीं पर मैदानी भाग भी है, इस क्षेत्र में कहीं पर पर्वतमाला पर पठार भी है, कहीं पर पहाड़ियां भी हैं। इसका मतलब हुआ कि अब आगे समझना, आगे देखें कि पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थल में मरुस्थल का प्रसार की बात करें तो यह मरुस्थल का प्रसार है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि आ जाता है 52%। किसका? राजस्थान का 52% भाग। कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश में, ये जो भौतिक प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थल के भौतिक प्रदेश में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल का प्रसार है। यहां पर मरुस्थल का प्रसार है और ये मरुस्थल का प्रसार है, ये भारत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 52% हिस्सा आता है। सर ऐसे कैसे हुआ? हम लोगों ने 1,75,000 पढ़ा है, तो याद रखना 1,75,000 में भाग दोगे 3,42,239 का, यदि 1,75,000 में भाग दोगे 3,42,239 इंटू 100 करोगे तो ये आता है 52%। यदि इस पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश पूरे का हिस्सा, पूरे का क्षेत्र 1,75,000 होता तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 52% ही हुआ। ठीक है, जारजी भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यहां पर भौतिक प्रदेश में जाके चैप्टर देखो। हम यहां पर मरुस्थल, राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार की बात कर रहे हैं। इनकी उत्पत्ति कब हुई? ये उत्पत्ति होगी भौतिक प्रदेशों के अंदर। हाँ जी, तो यहां से दो चीजें क्लियर करनी है कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्र है ये तो है 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर, और पश्चिमी मरुस्थल में मरुस्थल का प्रसार कितने भूभाग पर है? अर्थात ये कहें कि 2,09,543 में से 1,75,000 क्षेत्र के ऊपर मरुस्थल का प्रसार है, और ये जो 1,75,000 है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 52% हिस्सा है। इसका मतलब एक बात तो ये हो गई यहां से। अब इसको मरुस्थलीकरण के साथ समझें। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थल का प्रसार, मरुस्थल का प्रसार। अब प्रसार का मतलब हुआ कि भाई पहले राजस्थान में मरुस्थल कितना था? पहले राजस्थान में मरुस्थल की बात करें, पहले राजस्थान में मरुस्थल कितना मानते हैं हम लोग? 52%। की राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 52% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। और एक और देखो, पश्चिमी मरुस्थल के जिले
और पश्चिमी मरुस्थल के जिले कितने आते हैं? 12। पश्चिमी मरुस्थल के जिले कितने आते हैं? 12 जिले आ जाते हैं। ठीक है, अब ये 12 जिले हैं, जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर और पाली, जोधपुर, ये 12 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। ये पूरी की पूरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कहां के अंदर पूरी की पूरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में अब क्या माना गया कि सर मरुस्थलीकरण क्या हुआ? तो अब ये माना गया कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट है, ये मरुस्थल का जो भाग है, अब ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस सामान्यतः कौन सी पर अरावली? उत्तरी अरावली और मध्य जो अरावली का पार्ट है, इसके मध्य गैप बने हुए हैं, ये कटी फटी यहां से, और इससे होकर के ये जो मरुस्थल का प्रसार है, ये पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और ये जो मरुस्थल का पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ये क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। अर्थात अब यदि वर्तमान की बात करें कि भाई वर्तमान में मरुस्थल की बात करें कि वर्तमान में मरुस्थल कितना हो गया, तो वर्तमान में लगभग आंकड़ा आ जाता है 58% भाग पर, कि लगभग 58% भाग पर। विष्णु गुजर अभी आया तो नहीं समझ में आएगा सर, क्लास शुरू से लिया करो तो समझ में जल्दी आएगा, लेट आओ भाई। तो अब यहां से जो पश्चिमी मरुस्थल था, इसका विस्तार पूर्व की ओर बढ़ रहा है, उनके जल्दी समझ में आएगा, उनको जल्दी समझ में आएगा जिन्होंने भौतिक प्रदेश पढ़ा है। अब इसका विस्तार पूर्व की ओर बढ़ा, अब विस्तार कितना हो गया? 58%। सर 58 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई? पहले मरुस्थल का प्रसार था 52, अब 58 तो कितनी हो गई? 6%। सर 6% की वृद्धि कौन से जिलों में हुई? सर प्रतिशत की वृद्धि तब होगी जब इस मरुस्थल का विस्तार इन 12 के अलावा और बढ़ेगा। तो इन 12 के अलावा हाँ कहीं पर 58 आ जाता है भाई, कहीं पर 61 भी आ जाता है, कहीं पर 61% भी आ जाता है, कहीं पर 58 भी आ जाता है, दोनों आंकड़े आते हैं, कहीं पर 58 तो कहीं पर 61। ठीक है, अब जो काजरी की नई रिपोर्ट है उसके अनुसार 58 आते हैं, अब काजरी की रिपोर्ट के अनुसार 58 आते हैं। अब जिले कौन से हो गए? तो पहले इस पश्चिमी मरुस्थल के जो 12 जिले थे, इस पश्चिमी मरुस्थल के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो 12 जिले थे, अब इसका विस्तार और आगे बढ़ा, और ये कहा गया कि एक तो इसका विस्तार बढ़ रहा है अलवर में, एक इसका विस्तार बढ़ रहा है जयपुर में, एक इसका विस्तार बढ़ रहा है अजमेर में, एक इसका विस्तार बढ़ रहा है राजसमंद में, और एक इसका विस्तार बढ़ा है सिरोही के अंदर। अब अर्थात यह माना जाता है कि अब टोटल 17 जिलों में राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार हो गया है। सर एग्जैक्ट कितना है प्राची जी? एग्जैक्ट के ऐसा कोई एनसीईआरटी का कोई भी आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्ट का कितना है प्राची जी, है ना? ये तो ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि ऑप्शन में या तो एग्जामिनर 58 देगा या 61 देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये करेंगे रिपोर्ट के आधार पर होता है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी तो नहीं कह सकती, कितना की जो चीजें बढ़ती रहती है उनका आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जैक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि मरुस्थल का विस्तार होता है और इसकी रिपोर्ट आती रहती है अलग अलग रिपोर्टों के आधार पर, तो ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन क्या होगा, 58 देगा या 61 देगा, दोनों में से एक देगा। हाँ जी, ये कहानी है राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण की। अब इसको दोबारा देखो सर, पहले तो राजस्थान में मरुस्थल की बात करें तो जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था, उस भौतिक प्रदेश में एक चैप्टर पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थल, उस पश्चिमी मरुस्थल का जो पार्ट है वही मरुस्थल है, और उसको हमने पूरा पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 12 जिले हैं, और इन 12 जिलों का जो समूह है, क्षेत्र है, इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल। इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,09,543। इस 2,09,543 में से 1,75,000 क्षेत्र के ऊपर मरुस्थल का प्रसार है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 52% है। तो एक तो सीधा आता है कि राजस्थान का 52% भाग मरुस्थल से फैला हुआ है, ये तो एग्जैक्ट आंकड़ा आता है। उसके बाद मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का प्रसार होना। तो अब ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये अरावली पर्वतमाला को क्रॉस करके और पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, और जो पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेगा इसे कहा जाता है मरुस्थली, उसे कहा जाता है मरुस्थलीकरण। भाई मरुस्थल का आगे बढ़ना कहलाता है मरुस्थलीकरण। अब जो पहले 52% था, अब ये लगभग 58% हो गया, अब लगभग ये 58% हो गया। अब इसका मतलब है कि लगभग 6% बढ़ गया। तो कहां बढ़ा? पहले तो इस अरावली के पश्चिम में 12 जिलों में था, लेकिन अब बढ़ा है तो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में जिला आता है अलवर, वहां बढ़ गया थोड़ा सा, जयपुर आता है वहां बढ़ा है, मध्य में अजमेर आता है यहां बढ़ा है, पाली के नजदीक राजसमंद आता है, और जालोर के नजदीक सिरोही आता है, यहां पर इसका विस्तार हुआ है। अब एक बार इसको उतार लो जी। हाँ बाना जी, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार 67% भी है। ये करंट का विषय हो जाएगा बाना जी, ये करंट का विषय हो जाएगा कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार क्या है। इसको उतार लो एक बार, फिर इसको मैं एक बार मैप के साथ और समझा दूंगा कि वो 12 जिले कौन से हैं, कहां विस्तार हुआ, कैसे विस्तार हुआ। हाँ कमलेश, हाँ जी जैसलमेर में सर एक सपना कुमारी जी, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा। यदि क्वेश्चन आता है पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार, यदि क्वेश्चन आएगा पश्चिमी मरुस्थल, तो पश्चिमी मरुस्थल तो 12 जिलों में ही है। यदि ये आ जाए कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है, तो फिर वहां पर राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है, तो फिर वहां पर अलग चीज होगा, फिर वहां पर अलग चीज होगा। भाई मैंने ये कहा ललित सेन कि ज्यादा उत्तरी और मध्य है, ज्यादा ये है इसका मतलब ये नहीं कि दक्षिण में नहीं है, ज्यादा उत्तरी और मध्य है। हाँ ललिता जी, नहीं ये देखो करंट के साथ पार्ट है, ये यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके मरुस्थलीकरण ये रिपोर्ट के साथ पूछा जा सकता है। ऐसे सीधे पूछेगा कितने भाग पर मरुस्थल है, तो 58 होगा 61 होगा, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है। भाई पता नहीं मुझे पर्यावरण पारिस्थितिक मुद्दों में आता है क्या, वो साइंस वाले जाने भाई। तो यहां से यदि पूछेगा कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसरो की रिपोर्ट बताई जाएगी पूरी, या तो एग्जाम तक तो कोई नई रिपोर्ट आ जाएगी, तब तो ये है ना, तो अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है, तो करंट के साथ जुड़ी होगी उसके साथ आ जाएगा ये। शीशरा मीना जी, हाँ जी आ रहे हैं भाई, हो गया ये, आगे बढ़ूं, इसको फिर मैप के साथ बताता हूं आप लोगों को। देख हाँ जी ओम विष्णु जी बोलिए। सर बुक में तो क्षेत्रफल 2 लाख, हाँ 2,09,000 सो छपा है, कोई बात नहीं पवन जी, 2,09,543.25 है ना। मरुस्थल का मास, हाँ भाई मरुस्थल का मास अब बताता हूँ यहाँ से, अब बताता हूँ विष्णु जी बताता हूँ ना। वसुंधरा खांगरो जी कमेंट्स हो रहे हैं भाई, कमेंट्स वसुंधरा जी। सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी मरुस्थल में सभी में है, पश्चिमी मरुस्थल के 12 जिलों में सभी में है। हाँ जी अब देखो ये पार्ट हो गया थोड़ा सा यहाँ से,
अब ये एक चीज समझ रहे हैं यहां से, अगली चीज देखो, ये जो राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात करें, इसी की बात कर रहे थे। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मतलब है राजस्थान में रेत के टीलों का या मरुस्थल का प्रसार होना, यही है। हाँ जी, अब देखो यहां से, अब जैसे हम बात करें, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान की बात करें तो मध्य से एक पर्वतमाला गुजर गई, इस पर्वतमाला का नाम हो गया अरावली, अरावली पर्वतमाला। ठीक है जी। अब क्या है कि अब इधर ये जो क्षेत्र है, इधर ये धरातल, ये भाग है, इधर ये धरातल है, और इस धरातल पर ये इस प्रकार से रेत के टीले हैं, इस प्रकार से इधर रेत के टीले हैं, इस प्रकार से यहां पर रेत के टीले हैं। यदि यहां पर कुछ कारक होते हैं, उनमें से एक तो हम बात करें तेज हवा, एक कारक तो है तेज हवा, ठीक है। एक कारक यहां माना जाता है जल, इनका मैं अलग से उल्लेख बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं मैं। यहां पर ये तेज हवा है, यहां पर अलग अलग कारक हैं। यहां पर तेज हवा चलती है, जब ये तेज हवा चलेगी तो अपने साथ इस रेत के टीलों को उड़ा करके आगे ले जाएगी, और वो ये जो अरावली पर्वतमाला है मध्य से कटी हुई है, और इस मध्य कटे हुए भाग से होकर के पूर्व की ओर बढ़ जाती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कहा जाता है मरुस्थल मार्च, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च का मतलब हो गया रेत के टीलों का आगे बढ़ना, या बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना, या मरुस्थलीकरण का होना, ये क्या कहलाता है मरुस्थल मार्च। और इस मरुस्थल मार्च के प्रसिद्ध जो गांव आता है वो गांव आता है नाचना गांव, और ये नाचना गांव पड़ता है जैसलमेर में। इसके लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा आता है? नाचना गांव जैसलमेर में आता है। अब देखो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई, मरुस्थलीकरण ये नहीं क्या है, मरुस्थल का आगे बढ़ना है तो मरुस्थलीकरण है। कितने जैसे समझा रहा हूं भाई, शुरू से ये समझा रहा हूं, मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल मार्च की जो मरुस्थल आगे बढ़ता है इसकी प्रक्रिया को मरुस्थल मार्च कहते हैं। मरुस्थल आगे बढ़ गया, ये है क्या मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब मरुस्थल का प्रसार हो गया, और प्रसार होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मरुस्थल मार्च। अब देखो यहां से इसका मतलब एक तो यहां से आपके सामने एक चीज तो समझ में आ गई कि सर तेज हवाओं के कारण बस राजस्थान में मरुस्थलीकरण हुआ है। लेकिन राजस्थान में यदि हम बात करें, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के यदि हम घटकों की बात करें कि कौन कौन से घटकों के कारण होता है, घटक की बात करें कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख घटक कौन कौन से आते हैं, तो ये घटक आता है एक तो हवा, हवा, और ये लगभग 40% प्रभावित करता है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है इसमें, इसकी बात करें इसमें 44% जो मरुस्थलीकरण का जो प्रभाव है वो हवाओं के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद में एक आ जाता है जल, एक आता है जल, और जल के कारण है 12%। अब आप कहोगे सर जल से मरुस्थलीकरण कैसे हुआ? तो जल की वजह से यहां पर जो केशिकत्व विधि से हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, केशिकत्व विधि से भूमि के अंदर से अम्लीय और क्षारीय पदार्थ जो है तत्व है उसमें क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। इसलिए जल भी मरुस्थलीकरण को बढ़ाने का एक घटक है या कारक है। जल हो गया। एक आ जाता है, एक आ जाता है वनस्पति का विनाश, वनस्पति विनाश, और वनस्पति विनाश की वजह से राजस्थान में 7% मरुस्थलीकरण बढ़ा है। और एक आ जाता है लवणीकरण, लवणीकरण, और लवणीकरण जो है ये आ जाता है 1%। सर ये कैसे है? तो अपने यहां पर वनों की समस्या हुई है। हाँ, लवणीकरण सेम की वजह से है भाई। तो यहां पर वनों का कटाव हुआ, पहले भी वन कम थे और कटाव हो गया, इसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी पकड़ कम हो गई और धीरे धीरे मरुस्थल का प्रसार हो गया। एक लवणीकरण जो सेम की समस्या है, उस सेम की समस्या की वजह से भी मरुस्थलीकरण का विस्तार हुआ है, और वो है 1%। इसको भी उतार लो यहां से पूरा का पूरा, ऐसे कैसे इसको उतार लो। उतार लो इसको, है ना। अभी डिजिटल मैप देखा है, उसके साथ इसको पढ़ेंगे। देवराज मीना जी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे राजस्थान ज्योग्राफी में भी देख रखा है, और पिछले एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था सर इससे। वेरी गुड देवराज जी, इसका मतलब बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आता है यहां से। हाँ, पर्यावरण पारिस्थितिक दे रखा होगा भाई। हाँ राकेश जी, धन्यवाद आपको। हर एग्जाम में आता है, ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है राजस्थान की जहां से यहां से क्वेश्चन नहीं आता। हर एग्जाम में किसके साथ जोड़कर? पश्चिमी मरुस्थल को साथ जोड़ करके। सेकंड ग्रेड में तो पूरा है ये, सेकंड ग्रेड की बात करें तो पूरा चैप्टर है। हाँ, ये आया था सर एग्जाम में, वन उन्मूलन आंसर था, मरुस्थलीकरण का कारण, वन उन्मूलन, वनों का कटाव, राइट। संजय कसवाजी आया था ना। बच्चों को लग रहा है सर अभी आया नहीं, ये आते हैं एग्जाम में। और ये स्टैटिक्स ज्योग्राफी है, स्टैटिक्स जीके है पार्ट। हो गया इतना सा, अब आगे बढ़े। रेगिस्तान मार्च बीएसटीसी में भी आया था सर, वेरी गुड। हाँ सर, सेकंड ग्रेड में भी आया था। अब देखो आने लगे ना, थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आता है क्या आता है, और अब आने लग गया। वेरी गुड पुनीत नायक जी, सर रिपीट कर दो प्लीज ये वाला। हाँ प्रियांशु जी, कराता हूं एक बार, पूरा इसको मैप के साथ समझते हैं। देखो रुक गया भाई प्रियांशु जी, रुक गया। जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करो, समझा के ही छोड़ूंगा, समझा के ही छोड़ूंगा, चिंता मत करो। जब तक समझ में नहीं आएगा पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। 3 बार 4 बार कैसा भी हो, समझ में आना चाहिए। एमएल पुनिया जी हो गया? हो गया भाई, आगे बढ़ूं। हाँ सर, पुलिस 2015 में आया था, पवन उपाध्याय, वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे पूछ रहे थे सर पुलिस में है क्या? अरे पुलिस में है क्या, पुलिस में क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं यहां से। हाँ जी सुनीता कुमारी, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार थोड़ा सा नोट्स बंद करके और स्क्रीन पे ध्यान दो। हम क्या बात कर रहे थे? हम 2 चीज पढ़ रहे थे। पहला हम बात कर रहे थे
एक तो हम बात कर रहे थे राजस्थान में मरुस्थल, एक तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में मरुस्थल पर, और एक हम चर्चा कर रहे थे, हाँ सर ग्राम सेवक में भी आया था, वेरी गुड, और एक हम बात कर रहे थे राजस्थान में मरुस्थलीकरण। ये दो बिंदु पर रहे थे सर, राजस्थान में मरुस्थल और राजस्थान में मरुस्थलीकरण। हाँ, राजस्थान में मरुस्थलीकरण मूल कारण है अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन, भूमि के जल की लवणीयता। लैब असिस्टेंट में भी आया सुनीत, हाँ जी वेरी गुड सुनीत, राइट। हाँ जी, अब दो चीजें थी, अब समझना, इस झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, पाली, सिरोही, इस पार्ट से होती हुई इधर अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां से होती हुई एक पर्वत श्रृंखला जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वतमाला, इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ये तो क्लियर है अपने को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके पूर्व में सर जी मैं क्या बताऊं, अभी तो समझ में आ रहा है क्या बात है। हाँ जी, इसके पूर्व में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली, ये 12 जिले हैं। और इन 12 जिलों को कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है, इसे ये भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक का नाम है पश्चिमी मरुस्थल। इस भौतिक प्रदेश का नाम है पश्चिमी मरुस्थल। ये भी शायद क्लियर हो गया सभी को, ये सबको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान के मध्य से एक पर्वतमाला गुजरती है। तो ये राजस्थान के मध्य से होकर के पर्वतमाला गुजर रही है। इस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के ये जो पश्चिम का भाग है, ये जो पश्चिम का भाग है, इस पश्चिम वाले भाग को कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल। और इसका विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में है। सर 12 कौन से हैं देखो, 1 गंगानगर, 2 हनुमानगढ़, 3 चूरू, 4 झुंझुनू है, 5 सीकर, 6 नागौर, 7 जोधपुर, 8 पाली, 9 जालौर, 10 बाड़मेर, 11 जैसलमेर और 12 बीकानेर। ये 12 जिले हैं। इन 12 जिलों के अंदर भारत के मरुस्थलीकरण में, हाँ जी आरकेसी सेकंड ग्रेड 2017, वेरी गुड देवराज मीना जी, हाँ इसरो की रिपोर्ट के अनुसार आएगा। ये 17 की रिपोर्ट थी, 17 में एग्जाम था, वो करंट के साथ जोड़ कर दिया था देवराज मीना जी, करंट के साथ जोड़ कर दिया गया था। अब 2020 तक कोई नई रिपोर्ट आ जाएगी, हमें उसके साथ पढ़ना है। हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वेरी गुड। इसका मतलब 12 जिलों में क्या है, मरुस्थल का प्रसार है। ये 12 जिले समझ में आ गए। अब देखो ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल को समझना। पहला, एक तो पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार स्क्रीन पे ध्यान में रखना, इधर मत भटकाना। इसका विस्तार कितने जिलों में है, 12 में, क्लियर हो गया। एक शीशराम मीना जी, क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है ना। आप बार बार यदि टॉपिक से भटके क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं है ना, टॉपिक से हटके एक बार इसको पढ़ो पूरा, उसके बाद कोई क्वेश्चन बचे तो पूछना। आप लोग पढ़ाना चालू तो उससे पहले क्वेश्चन पूछो तो उसका जवाब जल्दी से नहीं दिया जाएगा ना, पूरा हो जाए फिर आपको कुछ रह जाए तो बात करना है ना। अब देखो तो इसका विस्तार कितने जिलों में होगा, 12 में। एक ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर। इस पश्चिमी मरुस्थल का जो विस्तार है, पूरे पश्चिमी मरुस्थल का जो विस्तार है, ये पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल है 2,09,543 वर्ग किलोमीटर। अब देखो ये जो पूरा पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल में हम बात करें किसकी, मरुस्थल की। पश्चिमी मरुस्थल में हम बात करें किसकी, मरुस्थल की बात करें। अब यदि हमें ऐसा लगता हो, दिखा दो यदि आपको, अब देखो ये जो पश्चिमी मरुस्थल की बात की, इस पूरे पश्चिमी मरुस्थल में सभी जगह मरुस्थल नहीं है। कहीं पर यहाँ पर घग्गर का मैदान है, तो सीकर झुंझुनू में काटली नदी का मैदानी भाग है, तो कहीं पर इसमें पहाड़ी का क्षेत्र भी आ जाता है, कहीं पर इसमें पहाड़ी का भी क्षेत्रफल, पूरे पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल ये है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में मरुस्थल कितने में है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट में जो मरुस्थल होगा उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी। इसमें मरुस्थल होगा उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में मरुस्थल का प्रसार कितना है, पश्चिमी मरुस्थल में मरुस्थल का प्रसार की बात करें तो यह प्रसार जो है यह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर की भाई 2,09,543 में से 2,09,543 में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर मरुस्थल फैला हुआ है। और ये जो मरुस्थल है ये अब हम बात करें मरुस्थल की, तो ये जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल ये जो है ये राजस्थान का लगभग 52% भाग है। ये पश्चिमी मरुस्थल लगभग राजस्थान का 52% भाग है। ठीक है, एक चीज तो ये यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा पार्ट, तीनों के तीनों विशेषता। अब देखो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला को हमने 3 भागों में बांटा था, यहां से एक, और इस राजसमंद में देवगढ़। कहां की बात कर रहे थे, यहां पर इस पार्ट का नाम था, यहां पर एक हिस्सा आया था, इस हिस्से का नाम था सांबर, यहां पर एक स्थान है सांबर, यहां पर राजसमंद का हिस्सा आता है, इसका नाम है देवगढ़, और उसके बाद ही दक्षिण। तो ये जो भाग था इसको तो कहा जाता है उत्तरी अरावली, इसको तो कहा जाता है उत्तरी अरावली, इस पार्ट को कहा जाता है मध्य अरावली, इस पार्ट को कहा जाता है मध्य अरावली, और ये दक्षिणी अरावली है, ये आती है दक्षिणी अरावली। ठीक है, अब ये जो इस क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, यहां पर हवा जब पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती है तो ये अपने साथ मिट्टी को उड़ाती है, और मिट्टी को उड़ाती हुई पूर्व की ओर लेके जाती है, और पूर्व की ओर जाने पर ये उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के साथ ये कटी-फटी अरावली है, और इस कटी-फटी अरावली के साथ ये पूर्व की ओर बढ़ी। तो अब इसका विस्तार एक तो देखो ये अलवर तक हो गया है, एक इसका विस्तार इधर जयपुर तक हो गया है, एक इसका विस्तार इधर अजमेर तक हो गया है, इधर पाली के साथ इसका विस्तार राजसमंद तक बढ़ रहा है, और इधर इसका विस्तार इस सिरोही में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इन 5 जिलों में इसका विस्तार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये तो मरुस्थल है, और मरुस्थल का प्रसार ये क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब हो गया मरुस्थल का प्रसार। अब यहीं से समझ में आ गया कि सर ये प्रसार है, इस प्रसार में जिलों की बात करें, ये जिले कितने हो गए, 5।
कि इन 5 जिलों में और प्रसार हो रहा है। और अब क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र कितना हो गया, तो कहीं किसी रिपोर्ट के अनुसार 58% है, किसी रिपोर्ट के अनुसार 62% है, अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार है, तो रिपोर्टों पर निर्भर करता है, अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार आ जाती है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण। सीकर में नहीं है क्या भाई, सीकर में तो पहले से ही है, देखो ना मैप के साथ, देखो झुंझुनू सीकर में तो पहले से ही है मरुस्थल, तो आगे बढ़ेगा कहां, सीकर में तो पहले से ही है, तो कहां बढ़ेगा, अब तो नए क्षेत्र बढ़ा है, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही। अब इसको उतारना चाहो तो उतार लो। हाँ जी, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं होगा भाई, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। जो रिपोर्ट थी इसरो की वो कितना था, 62%, लेकिन अब ये कहा गया, अब काजरी की नई रिपोर्ट आती है, वो कहता है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीकरण है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, दोबारा से पवन उपाध्याय, स्टैटिक्स ज्योग्राफी पूरी हो जाती है, उसके बाद हम राजस्थान की ज्योग्राफी वापस स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, समझ में आ गया होगा शायद कहानी। अब एक चीज और यहां से थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात करें तो आपको यहां से एक करंट के साथ जोड़ना है, और करंट में कोई भी नई रिपोर्ट आए वो तो आपको देखो पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के समय, कौन सी कोई नई रिपोर्ट आ जाए उसके अकॉर्डिंग, है ना, ये उसके साथ आ जाएगी, उसके साथ आ जाएगी, इसको आप लोग देख लेना बस। हाँ, कोई नई रिपोर्ट आ जाएगी करंट के साथ जोड़कर, वो हमें देखनी पड़ेगी, तो करंट जो करंट पार्ट आता है उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी ये पार्ट यहां से आ जाता है पूरा का पूरा। अब आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारण। एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारण क्या है। हाँ जी, कौन कौन से कारण है। पहला कारण नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, सर जनसंख्या वृद्धि का मरुस्थलीकरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका रीजन ये आता है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या जो खाद्यान्नों का जो भार है, खाद्यान्नों के ऊपर भार पड़ता है, और खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए हम लोग रासायनिक उर्वरक जो पदार्थ होते हैं उनका यूज करना प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे भूमि जो है वो अनउपजाऊ होना प्रारंभ हो जाती है, और जैसे जैसे वो भूमि अनउपजाऊ होना प्रारंभ होगी वही मरुस्थलीकरण हो जाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि होना यह भी एक मरुस्थलीकरण का कारण है। संजय कसवा जी, ये अपने भौतिक प्रदेश में देखना, बालू का स्तूप मुक्त स्थान, बालू का स्तूप क्षेत्र, बालू का स्तूप, ये भौतिक प्रदेश में आपको मिलेगा पूरा चैप्टर। दूसरा कारण की हम बात करें, दूसरा अपना कारण आ जाता है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण, सर ये कैसे है। तो जो घास होती है, ये जो घास है, चारागाह जो भूमि वहां पर पाई जाने वाली जो घास है, ये भूमि को जकड़ के रखती है, घास की जो जड़ें हैं वो भूमि को जकड़ के रखती हैं। लेकिन अब पशुधन में वृद्धि हुई है, और पशुधन में वृद्धि होने के कारण अनियंत्रित चारागाह, अनियंत्रित पशुचारण प्रारंभ हुआ, तो उनके जो पशुओं के जो पैर होते हैं उससे मिट्टी का कटाव होता है, घास करती है, और जमीन की जो ऊपरी सतह है इसकी पकड़ ढीली होती है, और उसके बाद जब तेज हवा आती है तो वहां से मिट्टी उड़ के चली जाती है, और वो जो भूमि है वो धीरे धीरे अनउपजाऊ की ओर बढ़ती चली जाती है। तो एक कारण आ गया यहां से अनियंत्रित पशुचारण, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा कारण आ जाता है वनों का विनाश कह दें, या वनों की अंधाधुंध कटाई की बात कर दें। वनों का जो विनाश है, ये वनों के विनाश के फलस्वरूप, क्योंकि वन जो है ये भूमि को पकड़ के भी रखते हैं और इसके अलावा वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वनों का कटाव हुआ तो वर्षा भी अपनी ओर कम आकर्षित हुई है, और भूमि जो है उसकी पकड़ भी ढीली हो गई है। याद रखना, ये कहा जाता है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में आज से 7000 वर्ष पूर्व, राजस्थान में विशेषता कौन से, पश्चिमी राजस्थान में आज से 7000 वर्ष पूर्व जो है परिस्थितियां मानव के बड़ी अनुकूल थी। यहाँ पर जामुन के पेड़ भी पाए जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जामुन के पेड़ लकड़ियां जो है उसके अवशेष भी मिले हैं। तो आज से 7000 वर्ष पूर्व अपने यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय पार्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि मानो, अनियंत्रित पशुचारण मानो, यहाँ पर पेड़ों की कटाई मानो, और भी हम काल इसके कारण से धीरे धीरे ये क्षेत्र किसमें बदल गया, मरुस्थल में बदल गया। और देखो, यदि आज हम बात करें सागवान के वृक्ष, जैसे हम बात करते हैं कि बांसवाड़ा का जो नाम है वो बांस के वृक्षों के आधार पर पड़ा था, लेकिन आज उस बांसवाड़ा में बांस के वृक्ष धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले बांसवाड़ा में बांस के वृक्ष पाए जाते थे। सर ये क्वेश्चन 2017 में सेकंड ग्रेड में आया था, राइट शीशा मीना जी, वेरी गुड। तो बांसवाड़ा में बांस के वृक्ष पाए जाते थे, लेकिन आज वहां पर बांस के वृक्ष विलुप्त होते जा रहे हैं। एक और याद रखना, यहां से एक और याद रखना कि जो हम लोग बात करें कि भाई झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में, प्रतापगढ़ क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, आज वहां पर सागवान के वृक्ष की बात करते हैं ना, आज वहां पर सागवान के वृक्षों की कमी हो गई, अर्थात अब धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि भूगोलवेत्ता तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल है ये आने वाली 30 से 40 वर्षों में दिल्ली तक पहुंच जाएगा, अर्थात दिल्ली के लोग सरकार है उसको चिंता होने लग गई है कि मरुस्थल तो पश्चिम में दिल्ली तक पहुंच जाएगा। तो राजस्थान में पहले चीजें बहुत थी, जो 7000 वर्ष पूर्व जामुन के वृक्ष पाए जाते थे, बांसवाड़ा का नाम बांस के वृक्षों पर पड़ा था, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहां पर सागवान के वृक्ष पाए जाते थे, पश्चिमी राजस्थान से जामुन विलुप्त हो गया, बांसवाड़ा से बांस विलुप्त होने की कगार पर है, और सागवान वृक्ष विलुप्त होने की कगार पर है। तो एक वनों का विकास कारण माना जाता है। उसके बाद में एक हम बात करें यहां से, चौथा कारण आ जाता है जलवायु परिवर्तन।
जलवायु परिवर्तन कि राजस्थान में अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है। सर इसका प्रभाव कैसे पड़ा, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जलवायु परिवर्तन कैसे। पहला कि राजस्थान में 1973 में वर्षा के जो दिन थे, वर्षा के दिनों की बात करें, वर्षा के दिन इनकी संख्या थी 101। 1973 में राजस्थान में वर्षा के दिनों की संख्या थी 101 कि 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा हुआ करती थी औसतन, अर्थात वर्षा ज्यादा हुआ करती थी। फिर परिवर्तन हुआ, वर्षा के दिनों की संख्या में कमी आई और 1985 में आते आते ये दिनों की संख्या आ गई है 64। कितनी आ गई? 64। 1985 तक आते आते वर्षा के दिनों की संख्या आ गई थी 64 और एक यदि हम 2020 के आते आते बात करें तो ये दिनों की संख्या आ गई है औसत 47, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। वर्षा मानसून के दिन नहीं, वर्षा के दिन। अपने यहाँ पर आंधी के दिन चलती, सॉरी 27 दिन तो वर्षा के, आंधी के दिन है 29, वर्षा के दिनों की संख्या आ गई है 29। तो जलवायु परिवर्तन हुआ, वर्षा की मात्रा में कमी हुई, वर्षा की जो उपलब्धता थी ये कमी हुई, इसकी वजह से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला है। और हम बात करें यहां से एक कान आ जाता है नंबर 5 कि हम बात करें भूमिगत जल स्तर का गिरना। भूमिगत जल स्तर जो है ये गिर रहा है, इसके कारण से मीना जी ये क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। औद्योगिकरण हुआ, वनों की कमी हुई, औद्योगिकरण, ये दोनों प्रभाव हैं। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ना, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होना, ऐसे बहुत सारे प्रभाव हैं जिनके कारण से वर्षा के दिनों की मात्रा कम हुई है, वर्षा के दिनों की संख्या कम हुई है। भूमिगत जल स्तर का गिरना, धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसके कारण से पहले जो भूभाग सिंचित क्षेत्र था, भूमिगत जल से सिंचाई की जाती थी, अब वहां पर सिंचाई नहीं होती और वो भाग धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहा है। सर हमारे दौसा में भी अक्सर दिखने लग रहा है पर बहुत कम है। हाँ, दौसा में भी पवन उपाध्याय असर आने लग गया है। दौसा तक छोड़ो, अब तो एकमात्र ये कहा जाता है कि राजस्थान में एकमात्र जिला माना जाता है धौलपुर, कि वहां पर मरुस्थलीकरण का प्रभाव नहीं है, बाकी राजस्थान के 32 जिलों में मरुस्थलीकरण का प्रभाव देखा जाता है, चाहे वो अकाल के रूप में देखा जाए। तो जल स्तर का गिरना हो गया। इसके अलावा और हम बात करें नंबर 6, अकाल व सूखे की मार। अकाल पड़ना है, सूखे की मार होना, या ऐसा भी कह सकते हैं वर्षा की, ये एक ही बात है कि अकाल पड़ता है, इसकी वजह से अपने यहां पर मरुस्थलीकरण का प्रभाव हुआ है। और हम बात करें यहां से एक आ जाता है 7 नंबर की बात करें क्षारीयकरण। अब देखो वनों का विनाश है ना, वनों का विनाश का मतलब वन उन्मूलन भी है, वनोन्मूलन भी है ना, वनों की कटाई, वनों का विनाश, वनों की कटाई। एक क्षारीयकरण, सर क्षारीयकरण के कारण मरुस्थल कैसे बढ़ा? हाँ, पोल्यूशन भी है भाई। क्षारीयकरण के कारण कैसे बढ़ा? जैसे हम सांबर झील की बात करें, हम बात करें सांबर झील की, तो सांबर झील में क्षारीयता पाई जाती है और उसके आसपास का जो इलाका है, वहां पर भी क्षारीयता की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो सांबर झील के आसपास का जो इलाका जो है वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय हो गया। जब पंचपदरा झील की बात करें या जो सेमगसी क्षेत्र है, वहां पर भी इस क्षारीयता के कारण से धीरे धीरे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण का विकास होता जा रहा है। ठीक है यहां तक। इसके अलावा और हम बात करें, एक आ जाता है 8 की बात करें भूक्षरण एवं गाद की दर में वृद्धि होना। सर ये क्या है? भूक्षरण एवं गाद में, ये अलग है। माइस एंड माइस टेम्परेचर, हाँ जी, हाँ देवराज मीना जी, भौतिक भी है और रासायनिक कारण भी है। क्षारीयता रासायनिक कारण है। अब देखो भूक्षरण का मतलब है भूमि का कटाव, कि धीरे धीरे भूमि का कटाव होता जा रहा है किसी भी कारण से, मान लो चाहे मानव की गतिविधियों से मान लो या पशुओं की गतिविधियों से मान लो, या किसी भी गतिविधियों से भूमि का कटाव होता जा रहा है, उसको कहा जाता है भूक्षरण। और इस भूक्षरण एक होता है गाद की दर में वृद्धि। सर ये गाद क्या होता है? तो हम लोग जो कोई झील वगैरह होती है, नदी होती है, कोई पानी का कुंड होता है, उसकी तली में जो मिट्टी जमी हुई होती है उसे कहा जाता है गाद। अब ये जो हवा के साथ जो रेत उड़ती है, सुनीता कुमारी जी ऐसा कुछ भी नहीं कितने सालों से, यदि इतना ही पता हो कितने सालों से तो कंट्रोल नहीं करना क्या? ये तो परिवर्तन सतत होता रहता है, हर साल थोड़ा होता है। 15-20 साल के बाद उसका प्रभाव यदि एक साथ मापेंगे तो हमें पता लग जाता है, हर साल होता है परिवर्तन। तो गाद की मात्रा में वृद्धि, यदि जो हवा के साथ जो मिट्टी उड़ के आती है, ये मिट्टी जो है ये धीरे धीरे कहां जाके गिरती है? जल स्रोतों में जाके गिरती है और उसकी तली की जो पेंदा है, उसके पेंदे में मिट्टी जमा होती चली जाती है और उस जो जल स्रोत है उसकी जल ग्रहण क्षमता या जल भराव क्षमता वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे आज हम बात करें पंचपदरा झील की, आज हम बात करें राजसमंद झील की, आज हम बात करें पिछोला झील की, आज हम बात करें उदय सागर झील की, इन झीलों की जो जल क्षमता थी वो लगभग 50% तक कम हो गई है। इसका मतलब भूमिगत जल कम होता जा रहा है, तो ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता है? सूखता जा रहा है। और यही कारण है भारत राजस्थान में, ये कुछ कारण है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के। उतारो जिनको। सर जैसे नदी के बगल में रेत होती है, चंबल के साइड में रेत, उसे क्या कहेंगे? उसको रेत ही बोलेंगे। हाँ, नदी तालाब में जमी चिकनी मिट्टी, तो गाद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो उनमें जो पानी आता है उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी और ये भी अपने आप में एक मरुस्थलीकरण का प्रभाव है। हाँ, वनोन्मूलन बहुत आता है सर, ये वनों की कटाई जो है ये तो वनों का उन्मूलन है, उन्मूलन हटाना, वनों की कटाई ये बहुत आता है। सर माइकासिस्ट चट्टान के काम सोडियम बनता है। भाई सोनी जी क्या कह रहे हो? माइकासिस्ट चट्टान के कारण सोडियम बनता है, राइट। उतार लो इनको। हाँ, कल्पना जी आ रहे कमेंट्स, परेशान मत हो, आ रहे भाई, उतारो इनको। और एग्जाम में यहां से लगभग क्वेश्चन आता है, पुलिस कांस्टेबल में आता है। गाद जो तालाब में, नदी में, घर में होद वगैरह होती है, उसकी तली में जो मिट्टी जमा होती है उसी को कहा जाता है गाद। सर इनमें से ओनली वन रीजन पूछे जाए, मूल कारण है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सपना कुमारी, इनमें से बेस्ट कारण पूछा जाए तो क्या होगा? वो कारण होगा जलवायु परिवर्तन, क्योंकि सबके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ है। सब कारण होंगे तो जलवायु परिवर्तन होता है। इन सबका आधार एक ही है कि सब जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है। औद्योगिकरण से भी है। हाँ, औद्योगिकरण से अपन कहेंगे वनों का विनाश हो गया औद्योगिकरण के कारण, तो पर्टिकुलर औद्योगिकरण तो नहीं कहेंगे।
हाँ एक ही कह सकते हैं 9 नंबर पे कह देंगे, हाँ औद्योगिकरण कह देंगे, चलो इसको जोड़ लेते हैं, औद्योगिकरण एवं तापमान में वृद्धि, कि औद्योगिकरण की फलस्वरूप तापमान में वृद्धि हुई है, और ये आ जाता है। और एक हम कह सकते हैं सीमेंट का जाल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ सेकंड ग्रेड में, सीमेंट का जाल। सीमेंट का जाल का मतलब है औद्योगिकरण होता जा रहा है, हाँ वेरी गुड मीना जी, राइट। सीमेंट का जाल का मतलब है औद्योगिकरण होता जा रहा है, नगरीकरण होता जा रहा है। सीमेंट का जाल, औद्योगिकरण और नगरीकरण, इसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। उल्का पथ बना जी, ये अपने मरुस्थलीकरण का विषय है, उल्का पथ क्या है? यदि मरुस्थलीकरण का विषय तो बता दूंगा मैं बना जी, है ना? हाँ काट काट के छोटे कर दिया, वेरी गुड। ये तो बात है। आज अरावली पर्वतमाला में से 12 रास्ते माने जाते हैं कि अरावली पर्वतमाला में से 12 रास्ते हैं, उन 12 रास्तों से होकर के मरुस्थल पूर्व की ओर बढ़ रहा है। हो गया, आगे बढ़े अब फटाफट से कमेंट्स कर दो भाई, जैसे हो गया फिर चलते आगे। हाँ जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मरुस्थलीकरण का कारण। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण का प्रभाव। मरुस्थलीकरण का प्रभाव की बात करें कि मरुस्थलीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, और इस मरुस्थलीकरण के प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव पड़ता है नंबर 1, मरुस्थलीकरण के कारण से वनों का विनाश हुआ है भाई, वन सूख जाते हैं, वनों का विनाश हुआ है। मानो करे तो मर रहा है, तो धीरे धीरे वनों का विकास हो रहा है। एक दूसरा है नदियां व झीलों का गाद से भरना, नदियां और झीलें जो हैं वो धीरे धीरे गाद से भरती चली जा रही हैं। तीसरा आ जाता है, नहीं मरुस्थलीकरण से तापमान में वृद्धि नहीं करेंगे भाई। एक अपन बात करें खाद्यान्न उत्पादन में कमी होना, धीरे धीरे खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होती जा रही है। एक हम कह देंगे यहां से जल स्रोतों का सूखना, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। एक आ जाएगा जैसे बंजर भूमि का विस्तार होना, जिसके प्रभाव है बंजर भूमि का प्रभाव विस्तार होना। एक आ जाएगा जैसे चारागाह है, भूमि में कमी होना। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारक नहीं है? जलवायु में परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालूकार बालूका स्तूपों का एकत्रित होना। भौतिक कारक जलवायु परिवर्तन भौतिक कारक नहीं है भाई। वन ये हमें दिखाई दे रहा है, भूमि उपयोग हम लोग कर रहे हैं, और बालूकार बालूका स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, जलवायु परिवर्तन है, ये भौतिक कारक नहीं है, ये प्राकृतिक कारक है। एक नंबर 1 हम बात करें अकालों में वृद्धि होना, अकालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, अकालों में वृद्धि होना। और देवराज मीना जी क्या माना था इन्वेस्टिगेटर वालों ने? कारण तो यह है, पहले हम कैसे रोक सकते हैं? अरावली के मध्य अंतरालों में सुरक्षा पट्टी लगाकर हमने पढ़ा था ना कि अरावली पर्वतमाला कटी फटी है और उससे विस्तार पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो जो मध्य अंतराल है उनमें यदि हम सुरक्षा पट्टी लगा दें तो इसको रोका जा सकता है। एक हम कह सकते हैं भाई वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर हम रोक सकते हैं। देवराज मीना जी जवाब नहीं आया आपका। एक वृक्षारोपण को बढ़ावा भी देकर, एक वनों का विनाश रोककर, वनों का विनाश रोककर, एक चारागाह भूमि का सही उपयोग करके, अनियंत्रित जो चराई होती है उसको रोक करके हम इसका रोका जा सकता है ना। तो ये कुछ कारण है, कुछ उपाय हैं जिनके आधार पर हम मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। उतार लो इनको, और एग्जाम में बहुत सारे बार क्वेश्चन यहां से आता है, जैसे अभी देवराज मीना जी ने बताया। हो गया जी? देवराज जी भूमि उपयोग में परिवर्तन माना है, भूमि उपयोग में परिवर्तन भी कह सकते हैं। अब ये तो एग्जामिनर पे भी देखो निर्भर करता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एग्जामिनर पे भी निर्भर करता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन को मान सकते हैं कि भाई भूमि का जो कैसी फसलें हैं वो बदल कर, जो फसलें हैं उनको सही तरीके से एक चक्कर में बोया जाना चाहिए, तो उसको इस रूप में मान सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ खेत में मेड़बंदी करके, वृक्षारोपण खेत में मेड़बंदी, मेड़बंदी द्वारा, हाँ राइट, रोककर। हाँ जी अब आगे बढ़े। सर मरुस्थल के ट्रांसफर होने की रेट, सोनी ये आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार निर्भर करते हैं।
क्षारीय कण का मतलब होता है सोई विष्णु जी कि जो भूमि है, जैसे नहर के पास सेम की समस्या होगी तो सेम की समस्या वाला क्षेत्र भी क्या हो गया, मरुस्थली हो गया। जो कि खारे पानी की झीलें हैं उनके आसपास के क्षेत्र में वनस्पति नहीं पाई जाती तो वो क्षेत्र भी मरुस्थली हो गया। तो वहां पर किसके कारण से है, क्षारीयता के कारण से। सर राजस्थान ज्योग्राफी आल करवाते हो क्या सब एग्जाम के लिए? हाँ जी ममता बिश्नोई जी सभी एग्जाम के लिए, राइट। तो ये तो हो गया अपना राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण की बात। अब छोटा सा बिंदु आता है एक, और अगला बिंदु आता है राजस्थान में अकाल की बात करें। राजस्थान में हम लोग बात करते हैं अकाल की, तो मेरे साथ साथ एक बार नोट्स बना लेना, जैसे जैसे लिखता चलूंगा वैसे वैसे आप लोगों के समझ में भी आता चला जाएगा। हाँ जी, अब देखो अकाल की बात करें कि सबसे पहले अकाल क्या होता है। सबसे पहले हम अकाल की डेफिनेशन की बात करें कि सर ये अकाल क्या होता है, तो अकाल का मतलब है सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि मैं मानव के लिए और गाद से भरना। भाई अनुशांतला जी, मिट्टी का जमाव हो जाना। अपने घर में कोई अपन पानी का होद बना रखा है, धीरे 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 उसमें मिट्टी नहीं बन जाती, अपने आप धीरे धीरे पैंदे में जमती चली जाती है। ये तो बंद होता है तो मिट्टी जमती है, खुली जगह होगी तो कितनी मिट्टी जमा होगी, वही गाद भरना होता है ना। तो अकाल का मतलब क्या होता है सर, एक रेड ऑन गैस बहे तो सोनी जी पता नहीं क्या लिखा भाई, है ना। अकाल क्या होता है, अकाल की सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो सामान्यतः मनुष्य और पशु संपदा के लिए यदि अन्न, जल और चारे की कमी हो जाए वही क्या कहलाती है, वही कहलाता है अकाल। तो अकाल का सिंपल सी डेफिनेशन है कि मनुष्य और पशु संपदा हेतु, मनुष्य और पशु संपदा हेतु अन्न, चारा व जल की कमी होना, अन्न जल चारा की कमी होना, यह कहलाता है अकाल, यह कहलाता है अकाल। ठीक है। अब राजस्थान नंबर 1 की बात करें, एक तो आती है भाई, एक कहावत आती है तीजो कुरियो आठवो काल। तीजो कुरियो आठवो काल, आठवो काल, एक कहावत तो ये आती है। सर ये है क्या, तीजो कुरियो आठवो काल, ये कहावत क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने यहां राजस्थान में तीजो कुरियो का मतलब है हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल पड़ता है। अर्ध अकाल का मतलब है कि बारिश में कमी हो ही जाती है। और 8वें काल अर्थात हर 8वें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है। एक कहावत तो ये आ जाती है तीजो कुरियो आठवो काल, एक कहावत अपने ये आती है। इसके अलावा और भी कहावत आती है। दूसरी कहावत कौन सी आती है भाई, एक कहावत की बात करें, ये तो स्थानीय लोग अच्छे से जानते होंगे साहब इस कहावत को। वो क्या है कि आती है कहावत कि पग पुंगल, कहावत आती है पग पुंगल, पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, और ठियो या ठाओ जैसलमेर, ठियो कह दो या ठाओ जैसलमेर। ये एक कहावत और आती है। सर ये क्या है, इसका मतलब अकाल के बारे में कहा गया कि पग पुंगल, कि अकाल के पैर तो पुंगल बीकानेर क्षेत्र में है, धड़ कोटड़े, धड़ जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में है, पाली और जोधपुर क्षेत्र में है, बाहु बाड़मेर, पर जो अकाल है उसका अकाल की जो बाहु है ये बाड़मेर में मिल जाएंगी आपको। जाए लादे जोधपुर, यदि जाए और लादे, लादे का मतलब ढूंढना, मिल जाए, देसी भाषा का शब्द, ग्रामीण भाषा का शब्द लादे, मिल जाता है, मिल गया। तो जाए लादे, यदि जाके देखोगे राजस्थान में कहीं ना कहीं पर अकाल, तो आपको जोधपुर में हर वर्ष कहीं ना कहीं अकाल मिल जाएगा, किसी ना किसी एरिया में। और ठाओ जैसलमेर, और आपको ऐसा ही देखना कि भाई राजस्थान में अकाल है कहां, तो जैसलमेर में कभी चले जाओ, उसका ठाव है वहां तो वो स्थायी रूप से निवास करता है। तो ये दो कहावतें आ जाती हैं, तीजो कुरियो आठवो काल, और एक आता है पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर और ठावे जैसलमेर। उतारो जी, फिर आगे चलते हैं। और सर जी क्लास, सर रिफ्रेश लॉगआउट सब कुछ करके देखा, रिफ्रेश लॉगआउट। सर ये क्या प्रॉब्लम, आपकी क्लास रुकती है सर एक बार। बहू की बाहु, बाजू, हाथ, राधिका जादी सर दोबारा बताना। दूसरा पग पुंगल, पुंगल बीकानेर में है कि राजस्थान में अकाल के पैर बीकानेर क्षेत्र में रहते हैं पुंगल में। धड़ कोटड़े, कोटड़े जो है ये इसको मारवाड़ क्षेत्र को कहा गया है ना। धड़ कोटड़े, धड़ कहां पर उसका, कोटड़े में है, मारवाड़ क्षेत्र में। और बाहु, और जो बाहु भुजाएं जो है उसकी तो हमेशा कहां रहती है, बाड़मेर में। अरे रे प्रदीप बानाजी इस बार तो सांगरियां तगड़ी लगी है, प्रदीप बानाजी इस बार तो सांगरियां बहुत शानदार लगी है। ऐसा मत को सांगे इस बार तगड़ी लगी है, बानाजी बाहर निकल के देखो, घर से बोल दिया। दूसरा जाए लादे जोधपुर, और जाके देखोगे तो आपको जोधपुर में लाद जाओ, जोधपुर में मिल जाएगा। ठाओ जैसलमेर, ठाओ का मतलब स्थायी ठिकाना, कि यहां तो स्थायी ठिकाना तो कहां पर है, जैसलमेर में। हो गया, चलें आगे। नहीं इस बार लगी है तो अभी पिछले 14 तारीख को प्राकृतिक रोग कहा गया है। इस अकाल की बात करें तो जो अकाल जो है, हाँ जी बाना जी क्या बात है, कोई बात नहीं भाई। इस अकाल की बात करें तो एक तो इस अकाल को प्राकृतिक रोग कहा जाता है। और ये प्राकृतिक रोग किसने कहा, ये प्राकृतिक था कर्नल जेम्स टोड ने, प्राकृतिक रोग कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और यदि हम अकाल की बात करें तो अकाल की बात करें, एक तो होता है तृण अकाल। तृण अकाल, तृण अकाल का मतलब है कि जब चारे की कमी हो जाए, जब चारे की कमी हो उसको कहा जाता है तृण अकाल। दूसरा आ जाता है जल अकाल। जल अकाल का मतलब है जब जल की कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए। एक आ जाता है अन्न अकाल, तृण अकाल, जल अकाल। एक आ जाता है अन्न अकाल।
यदि हम बात करें अन अकाल की, एक होता है अन अकाल, और अन अकाल का मतलब है जब अन्न की कमी हो जाए, जब अन्न की कमी हो जाए वो कहलाता है अन अकाल, ठीक है जी। और एक आ जाता है त्रिकाल। त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब है तीनों की कमी होना, यदि तीनों की एक साथ कमी हो जाए, तीनों की कमी एक साथ हो जाए तो वो कहलाता है त्रिकाल। उतार लो इसको, उसके बाद सिर्फ गिन के 5-7 बिंदु और हैं। बस यहां से पूछा सर मजा नहीं आ रहा, वीडियो रुक के चल रहा है। भूमि हाँ जी, अब आगे बढ़े। हाँ देवराज मीना जी करता हूं चर्चा इसके ऊपर भी, एक बार इसको करते हैं, इसको चर्चा अपन करते हैं भाई। अब देखो उसके बाद हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका राजस्थान में महत्वपूर्ण अकाल। राजस्थान में महत्वपूर्ण अकाल के, राजस्थान में कौन से अकाल महत्वपूर्ण थे जो गिरे थे जिनकी चर्चा करनी आवश्यक है, और यहां से आपको सिर्फ 3 अकालों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहां से अपन बात करें, एक तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 तो आ जाता है छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल सबने सुना होगा, आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल सुना होगा भाई, छप्पनिया अकाल। तो एक तो आ जाता है छप्पनिया अकाल। सर ये छप्पनिया अकाल कब था? इस छप्पनिया अकाल की बात करें था सन की बात करें तो गिरा था सन 1899 में, ये गिरा था सन 1899 में गिरा था। और यदि हम बात करें विक्रम संवत की, यदि हम बात करें विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत के अनुसार ये गिरा था वर्ष 1956 के अंदर। याद रखना, यहां से क्वेश्चन और निकल गया कि सामान्य सब अपने जो अपने ईस्वी सन और विक्रम संवत में कितना अंतर है, 57 वर्ष का अंतर होता है। ये थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है। तो ये सबसे भयंकर अकाल था, और ये कहते हैं कि भाई इसमें 10 लाख लोग मारे गए थे, 10 लाख लोग मारे गए थे। खाने के लिए अनाज नहीं था, पेड़ों की जो छाल होती है उस छाल को जो काटकर, छाल को उतार काट उसका आटा बनाया गया था, उसको पीस कर खाया गया था। तो यहां से आ जाता है, तो एक तो छप्पनिया अकाल आ जाता है। दूसरे की बात करें, नंबर 2 महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है सहसा बधूसा। ये पटवार भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, सहसा बधूसा अकाल। सर ये सहसा बधूसा अकाल की बात करें, सर ये क्या है? तो सहसा बधूसा जो अकाल है इसकी बात करें तो ये अकाल गिरा था सन 1842-43 में। ये अकाल गिरा था सन 1842 या 43 की बात करें, और ये गिरा था, यदि हम बात करें विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत के अनुसार हो जाएगा 1899-1900 में ये गिरा था। और 1899-2000 विक्रम संवत 1899-1900 में जो अकाल गिरा था इसे कहा गया है सहसा बधूसा अकाल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अकाल आता है वो आ जाता है मैक्रो डॉट अकाल। और ये क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। मैक्रो डॉट अकाल की बात करें, और मैक्रो डॉट अकाल जो है इसकी बात करें तो याद रखना, ये जो है ये अकाल जो है ये गिरा था सन की बात करें तो सन 2002 और 3 में जो अकाल गिरा था उस अकाल को कहा जाता है मैक्रो डॉट अकाल। और विक्रम संवत की बात करें, यदि हम बात करें यहां से विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत के अनुसार ये अकाल गिरा था भाई 2059-60 में। विक्रम संवत के अनुसार ये गिरा था 2059-60 में। तो ये अकाल यहां से आ जाते हैं। हाँ जी सर, दादाजी बताते हैं, वेरी गुड। तो यहां से ये राजस्थान में महत्वपूर्ण अकाल कुछ आ जाते हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सन के आधार पर, ये सन के आधार पर कौन सा अकाल है, तो ये आपको यहां से देखना है। अब ये जो सेशन है, ये जो अपना सेशन है, इस सेशन में हम लोग सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। अगला जो अपना सेशन होगा 1 से 3 बजे वाले, उसमें हम बात करेंगे मरुस्थलीकरण और अकाल के संदर्भ में राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान में चलाई गई केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन इसके बाद ये तो हो गया। अब इसके नियंत्रण के लिए सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मैक्रो डॉट या मैक्रो नाम से मैक्रो का नाम है मैक्रो डॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे इनकी योजनाएं, और एक हम बात करेंगे भाई राजस्थान में जनगणना के संदर्भ में थोड़ा सा। तो तब तक आपसे अलविदा, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है दोस्तों?